हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज बच्चों हम आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एनालिटिक फंक्शन के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, जो आपको समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आगे इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं कि विश्लेषिक फलन यानी एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। तो इसकी दो तीन तरीके से डेफिनेशन होती है। पहले इनकी डेफिनेशन को समझते हैं और उसके बाद इसकी क्या कंडीशन होगी उस पे आएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो इसकी एक डेफिनेशन देखिए कि कोई फलन एफ जेड किसी बिंदु जेड नोट पर विश्लेषिक होगा। कोई फलन एफ जेड किसी बिंदु जेड नोट पर विश्लेषिक होगा यानी एनालिटिक होगा। कब? यदि वह जेड नोट के कम से कम एक प्रतिवेश के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। एक तो डेफिनेशन बच्चों इसकी ये होगी, आराम से समझ लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, आराम से देखो, आपके सामने लिखी हुई है, कुछ अलग बात नहीं है, सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या है कि कोई फलन एफ जेड किसी भी पॉइंट पर विश्लेषिक यानी एनालिटिक कब होगा? कि जब वह जेड नोट के, भाई आपको यदि याद हो स्टार्टिंग मैंने एक नेबरहुड नाम से एक टॉपिक करवाया था जिसको प्रतिवेश या समीप्य बोलते हैं, और आपको ये भी बताया था कि एक पॉइंट के बहुत सारे नेबरहुड हो सकते हैं, कितने भी नेबरहुड हो सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि यदि जेड नोट के जितने भी मैं नेबरहुड बना रहा हूँ उनमें से कम एक, सारे तो नहीं, मिनिमम एक नेबरहुड के लिए ऐसा हो जाए कि उसके जितने भी पॉइंट है यदि वो उन सभी पर अवकलनीय हो तो एफ जेड को क्या बोला जाएगा? विश्लेषिक। ठीक है, एक डेफिनेशन ये होगी। कोई फलन यदि सीधा पॉइंट ना लेकर सीधा विश्लेषिक हो तो कोई फलन एफ जेड विश्लेषिक होगा यदि वह अपने प्रांत D के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। बात समझ आई है नहीं है बच्चों? ले लीजिए एक और नई डेफिनेशन तैयार। पहले हमने सिर्फ किसी पॉइंट के ऊपर विश्लेषिक पढ़ा। अभी पहली जो डेफिनेशन है वो ये बताती है कि जो आपका फंक्शन है वो किसी पॉइंट के ऊपर एनालिटिक है या नहीं है, और दूसरी डेफिनेशन पूरे फंक्शन को एनालिटिक बताती है। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। पहली कि किसी पॉइंट के ऊपर एनालिटिक कब होगा? जब वो उसके कम से कम एक नेबरहुड के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। और कोई फलन एफ जेड सीधा विश्लेषिक कब होगा? यदि वह अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। अब डोमेन क्या होता है बच्चों? आप जानते हो प्रांत क्या होता है, ये आपका 12th क्लास में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में सभी में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। तो डोमेन के ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे, हमें सिर्फ याद रखना है जो भी उसका डोमेन होगा, यदि उसके जितने भी पॉइंट हैं यदि उन सभी के ऊपर वो अवकलनीय है तो क्या हो जाएगा? दिया गया फंक्शन भी एनालिटिक हो जाएगा। और एक बात और, विश्लेषिक यानी जो एनालिटिक फंक्शन है को एक नया नाम होलोमॉर्फिक फलन भी, थोड़ा सही नहीं लिखा गया, भी कहते हैं। बात समझ आ गई? जो बच्चों आपका एनालिटिक फंक्शन है उसको हम होलोमॉर्फिक फलन भी कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रह जाएगी।
और एक बात और आपको जो याद रखनी है, नेसेसरी कंडीशन, यदि प्रत्येक बिंदु पर बच्चों अवकलनीय देखते जाएंगे ना तो क्वेश्चन खत्म नहीं हो पाएगा। कि प्रांत के ऊपर देखो आप देखिए खुद सोचिए, प्रांत के अंदर कितने पॉइंट हो सकते हैं भाई। जरूरी थोड़ा ना कि एक दो ही पॉइंट हो, प्रांत के अंदर यदि इन्फिनिटी पॉइंट है तो क्या मैं प्रत्येक बिंदु पर उसकी अवकलनीयता चेक करूँगा। यदि मुझे किसी फलन को एनालिटिक प्रूव करना है, क्वेश्चन आ गया सिद्ध प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए दिया गया फंक्शन एनालिटिक है, तो आप ये बताइए खुद सोचिए, तो क्या मैं उसके डोमेन के प्रत्येक बिंदु को लेकर उसको अवकलनीय सिद्ध करूँगा क्या? ऐसा तो नहीं है। तो फिर क्या करूँ कि भाई जिससे एनालिटिक प्रूव हो जाए। तो नेसेसरी कंडीशन, यदि कोई फलन fz CR समीकरण को संतुष्ट करता है तो वह विश्लेषिक होगा। ये लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो इस लेक्चर की, जो अभी हमें पढ़नी भी है, कि यदि कोई फलन CR इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वो एनालिटिक है। अब बात आती है कि CR का मतलब, CR का फुल फॉर्म होगा कोशी-रीमान समीकरण। CR इक्वेशन की फुल फॉर्म बच्चों क्या हो जाएगी? कोशी-रीमान इक्वेशन, यानी कोशी-रीमान समीकरण। ठीक है, अब बात ये आ गई फिर नहीं कि कोशी-रीमान इक्वेशन क्या होगी, कोशी-रीमान इक्वेशन क्या होगी, कैसे आएगी, वो सारी बातें। तो आइए अब उन्हीं बातों पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आज का बच्चों जो हमारे लेक्चर का मुख्य उद्देश्य था दो, नंबर एक कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है वो आपके समझ आना चाहिए। डेफिनेशन, कई बार एक नंबर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, हाँ, लेकिन मेन क्वेश्चन बनता है कि कोई फंक्शन को एनालिटिक प्रूव करने के लिए CR इक्वेशन को संतुष्ट करना चाहिए। और CR इक्वेशन संतुष्ट कब करेगा? ये जब हमें ये पता हो, पहले तो ये देखेंगे ना CR इक्वेशन होती क्या है। तो ये बच्चों स्टार्ट करते हैं। और आज CR इक्वेशन जो कोशी-रीमान समीकरण है उसे समझते हैं। बच्चों ध्यान से समझना, कोई बात ऐसी हो छूटनी नहीं चाहिए, कोई भी बात इससे रिलेटेड छूटनी नहीं चाहिए। बस CR इक्वेशन क्या होती है ये देखो, इसकी डेफिनेशन पे आओ एक बार। भी एनालिटिक कब होता है? जब वो अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। कोई भी बच्चों दिया गया फंक्शन एनालिटिक कब होता है? जब वो अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय। बस ये बात याद रखो। तो मैंने माना fz बच्चों मेरे पास कोई फलन है जिसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं? अब आप ये मत बोलना भी सर ये क्या है, क्योंकि ये चीज़ हम 3rd चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ी। भी कोई भी फंक्शन है जो fz है उसको इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। और f' का जो फॉर्मूला था वो मैंने आपको बताया था f ऑफ z प्लस डेल z माइनस fz अपॉन डेल z। इसको मैं क्या लिखूँगा बच्चों फिर? सॉरी, यहाँ पे लिमिट डेल z टेंड टू 0 ये लिखनी भूल गया। तो बच्चों f' है वो आ जाएगा लिमिट डेल z टेंड टू 0, इसको मैं लिखूँगा u x प्लस डेल x कोमा y प्लस डेल y प्लस आयोटा v x प्लस डेल x कोमा y प्लस डेल y। fz प्लस डेल z को बच्चों ऐसा लिखूँगा या नहीं लिखूँगा? कि जब z की जगह z प्लस डेल z आया तो x की जगह क्या हो जाएगा? x प्लस डेल x, y की जगह y प्लस डेल y। ये याद रखना। इसको एक बार मैं मतलब कोष्ठक में बंद कर देता हूँ। ठीक है, माइनस u एक्स वाई प्लस आइटा v एक्स वाई, ओके, एंड ये हो जाएगा डेल x प्लस आइटा डेल y। ओके, क्लियर हो गया बच्चों? इतनी बात समझ आ गई होगी, कोई डाउट नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। थोड़ा सा बच्चों इसको मैं और अरेंजमेंट कर देता हूँ। लिमिट डेल z टेंड टू 0। अब देखो मैं इसको क्या लिखूँ? सॉरी, इसको डेल z टेंड टू 0 पढ़ा रहने दो, या ये लिख दो डेल x टेंड टू 0 एंड डेल y टेंड टू 0 दोनों।
अब इसको बच्चों मैं लिखूँगा यू एक्स प्लस डेल एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई माइनस, सिर्फ क्या लिखूँगा यू एक्स वाई अपॉन, अलग अलग कर रहा हूँ, एक्स प्लस आइटा डेल वाई प्लस आइटा कॉमन ले लूँगा, क्या लिखूँगा यहाँ पे वी एक्स प्लस डेल एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई माइनस वी एक्स वाई अपॉन डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई। बताइए स्टूडेंट, क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? आराम से देख लो कि मैंने क्या किया, u को अलग कर दिया और v को अलग कर दिया। ये दो बातें समझ आ गई होगी। देखो पहला स्टेप मैंने क्या किया, देखो z है तो कुछ ऐसा है, डेल z प्लस होगा तो सभी में डेल तो प्लस ही होगा, यानी x की जगह आ जाएगा x प्लस डेल एक्स, y की जगह y प्लस डेल वाई। इसके आधार पे मैंने ये इक्वेशन बना दी। उसके बाद बच्चों मैंने क्या किया, u को अलग कर लिया और v को अलग कर दिया। अब आप सब जानते हो भाई एनालिटिक फंक्शन में इसको यदि मान के चल रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि z एनालिटिक का माना ये क्या है, विश्लेषिक है। ये क्या है, विश्लेषिक है। विश्लेषिक होने का मतलब ये अपने डोमेन के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होगा। क्लियर है भाई, डेफिनेशन ये है भाई, यदि दिया गया फलन विश्लेषिक है तो वो अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर बच्चों क्या होगा, अवकलनीय होगा। अब हमने जो प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था, नंबर 2 ये नहीं है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको शायद नहीं बताया था कि पथ के अकॉर्डिंग, जो रास्ता है जो मार्ग है उसके अकॉर्डिंग चले। तो आपको बताया था हम चेक करेंगे, एक बार एक्स एक्स के अनुदिश और एक बार वाई एक्स के अनुदिश, दोनों बार इक्वल आता है तो अवकलनीय होता है। अब मैं ये लेके चल रहा हूँ कि ये अवकलनीय है, तो इसका मतलब एक्स एक्स के अनुदिश और वाई एक्स के अनुदिश जो दोनों वैल्यू आएगी वो एक जैसी नहीं होगी क्या? आप खुद सोचो, एक्स एक्स के अकॉर्डिंग और वाई एक्स के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी वो दोनों एक जैसी होगी या नहीं होगी? तो सबसे पहले मैं चल रहा हूँ एक्स अक्ष के अनुदिश, चलूँगा तो डेल वाई इक्वल टू क्या लूँगा, 0। तो क्वेश्चन में क्या बनेगा, एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0, ये बच्चों क्या हो जाएगा, यू एक्स प्लस डेल एक्स कोमा वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन डेल एक्स प्लस आइटा वी एक्स प्लस डेल एक्स कोमा वाई माइनस वी एक्स वाई अपॉन डेल एक्स। अब बच्चों इसके ऊपर एक बार नज़र डालो और आपने जो फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा है, बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर अवकलन गणित की बुक यदि आपको याद हो तो ये फॉर्मूला, यानी आप देखो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ किस में हो रहा है, एक्स में, यानी वाई में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो ऐसा अवकलन कौन सा होता है जिसमें एक में चेंज हो दूसरे में ना हो, यानी एक वेरिएबल, तो आंशिक अवकलन। याद आया होगा बीएससी फर्स्ट ईयर में बच्चों आपने आंशिक अवकलन पढ़ा ही नहीं पढ़ा, तो ये किसका अवकलन है, आंशिक अवकलन ही है भाई। यदि दो वेरिएबल का क्वेश्चन हो, एक के सापेक्ष अवकलन हो, दूसरा कांस्टेंट हो जाए तो उसे आंशिक अवकलन ही कहते हैं। तो इसमें x के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, इसमें y, तो ये बन जाएगा डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस आइटा डेल v अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एफ डैश जेड। इसको एक बार इतनी लिख रहा हूँ, ये इक्वल में है, बॉक्स किया। इतनी बात समझ आ गई बच्चों? तो अब एक बात आप समझ सकते हो बहुत आसानी से कि यदि आपको एफ जेड इस रूप में दिया गया हो तो एफ डैश जेड का फॉर्मूला क्या होगा, u का आंशिक अवकलन x के सापेक्ष प्लस v का आंशिक अवकलन x के सापेक्ष और आइटा। इतनी बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत है? सिर्फ इसको समझो बच्चों, ये u x के सापेक्ष आंशिक अवकलन है, ये v x के सापेक्ष v का आंशिक अवकलन है। फॉर्मूला आपका बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, ये फॉर्मूला आपका बीएससी फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है ना, तो उसी का मैंने यूज़ किया है। ठीक है, अब यदि मैं y अक्ष के अनुदिश चलूँ, कौन सी अक्ष के अनुदिश चलूँ बच्चों, y अक्ष के अनुदिश, तो क्या आएगा, चलूँगा तो डेल एक्स टेंड इक्वल 0 होगा, तो एफ डैश जेड हो जाएगा लिमिट डेल वाई टेंड टू 0। तो बच्चों ये इक्वेशन इस बार बनेगी यू एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई माइनस यू डेल वाई
सॉरी यू एक्स कोमा वाई अपॉन आयोटा डेल वाई प्लस आइटा वी एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई माइनस वी एक्स कोमा वाई अपॉन क्या हो जाएगा आइटा डेल वाई, आइटा से आइटा कैंसिल हो गया। तो बच्चों यदि अब इसे आप ध्यान से देखो सारी, तो ये अब दिखेगा आपको 1 अपॉन आइटा डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है, प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई। लेकिन आप सब जानते हो आइटा नीचे नहीं होना चाहिए, आइटा नीचे नहीं होना चाहिए, तो मैं आइटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो नीचे आइटा स्क्वायर यानी माइनस एक, ये बन जाएगा डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई, कुछ ऐसा। और ये किसके इक्वल आ गया, एफ डैश से जेड के इक्वल आ गया। बात समझ आ गई बच्चों, या कोई डाउट है? कोई डाउट है क्या किसी को? क्योंकि इस बार हमने सिर्फ y में चेंज किया तो y के सापेक्ष आंशिक अवकलन हुआ, पहली वाली कंडीशन में सिर्फ x में चेंज किया तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन हुआ। दोनों बातें समझ आ गई होंगी? कोई डाउट है तो बताओ, आराम से एक बार देखो इनको। सबसे पहले फलन बना दिया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है बच्चों। आपको मैंने बताया था हम अक्षों के नोटिस आएंगे, एक बार x अक्ष और एक बार y अक्ष। x अक्ष के नोटिस डेल वाई जीरो ले लो, y अक्ष के नोटिस डेल एक्स जीरो ले लो, दोनों को लेकर सोल्व करो। ये जो फॉर्मूला बन रहा है वो याद रखना, ये जो फॉर्मूला है ना ये आंशिक अवकलन का फॉर्मूला है। यदि सीधा अवकलन होता तो दोनों वेरिएबल में चेंज होता, एक वेरिएबल में चेंज हो दूसरे में चेंज ना हो तो वो आंशिक अवकलन होता, और जिसमें चेंज हो उसी के सापेक्ष है। x में चेंज हो रहा है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स, y में चेंज हो रहा है डेल यू अपॉन डेल वाई डेल वी अपॉन डेल वाई। लेकिन आप सब जानते हो नीचे आइटा नहीं होना चाहिए, आइटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो आइटा अपॉन आइटा स्क्वायर यानी -1, तो ये होगा एफ डैश जेड। दोनों को रिजल्ट दे रहे हैं तो तुलना करोगे, जब इसको समीकरण 1 मानो इसको मानो समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना, 1 व 2 की जब आप तुलना करोगे तो आपको दिखाई देगा बच्चों डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल आया, डेल वी अपॉन डेल वाई के, और डेल वी अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल आया, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई के। और इन दोनों को ही बच्चों हम क्या कहते हैं, CR इक्वेशन यानी कोशी-रीमान समीकरण। अब बताइए बात क्लियर हो गई होगी? तो बच्चों अब प्रोसेस ये होगी कि जब आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ आता है और ये पूछ लिया जाता है कि वो एनालिटिक है या नहीं, तो आप क्या करोगे? देखो यहाँ पे हमें 2 बातें सीखने को मिली है। नंबर 1, एनालिटिक देखना हो तो सबसे पहले हम फंक्शन को इस तरीके से अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है, और फिर हम ये चेक करेंगे कि क्या डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल डेल वी अपॉन डेल वाई है, नंबर 1। नंबर 2, फिर ये देखो डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई है, डेल यानी आंशिक अवकलन। यदि ये दोनों ऐसा है तो हम ये बोल देंगे कि दिया गया फंक्शन एनालिटिक है, नंबर 1 बात। नंबर 2, यदि किसी फंक्शन का अवकलन करना हो तो फॉर्मूला है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आइटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, याद रखना ये। अब जब भी आएगा ना आगे अवकलन करो तो सबसे पहले यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई में चेंज करो, दिए गए फलन का एफ डैश जेड क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स कर दो प्लस आइटा डेल वी अपॉन डेल एक्स कर दो, जो भी रिजल्ट है वो आपका आंशिक अवकलन है। या यहाँ से भी पता कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, CR इक्वेशन क्या होता है, दोनों बातें समझ आ गई होगी, क्लियर है? हाँ, इससे रिलेटेड बच्चों जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बच्चों इतना ही, फिर बाकी जानकारी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।